Let's now start the fresh new chapter on the accounting for the not for profit organization, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPO। आज हम सीखेंगे इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सी, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसको मैं बोलता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसी कौन सा बिजनेस होता है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता? अरे सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या है? सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन मोटिव है जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको वो सर्विस दे सके, इधर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सके या बहुत ही नॉमिनल चार्ज करे। आपने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे तो नॉमिनल वो कितने चार्ज करते हैं? 5 रुपए चार्ज करते हैं, 10 रुपए चार्ज करते हैं फॉर द ओपीडी, और वो कुछ चीजों के तो फ्री भी चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे आर ऑपरेटिंग नॉट फॉर द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट, दे आर ऑपरेटिंग फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल को सर्विस देने के लिए। दूसरा एग्जांपल, आपके जो सोसाइटीज में रहते हो, बहुत सारे लोग, आप लोग फ्लैट्स में रहते होंगे, तो फ्लैट की एक कमिटी होती है। आपने देखा होगा पूरी जो सोसाइटी होती है उसकी कमिटी होती है। कमिटी में सेक्रेटरी होता है, प्रेसिडेंट होता है, और वो कमिटी आपसे हर मंथ लेट सपोज 2000 रुपीज 3000 रुपीज चार्ज करती है। नाउ वो आपसे हर महीने 3000 रुपये क्यों लेती है? क्या वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ले रही है? नहीं, वो आपसे 3000 रुपये ले रही है। क्यों? जिससे वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। भाई आपकी सोसाइटी में वॉचमैन होगा, आपकी सोसाइटी का पानी का बिल होगा, आपकी सोसाइटी में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी उसका बिल, वो बिल कहां से भरेंगे? पूरे साल भर में जो आपकी सोसाइटी में फंक्शन होते हैं उसका खर्चा कहां से निकलेगा? वो वहां से निकलेगा। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट टेकिंग नहीं होता है। उनका मेन मोटिव होता है आप लोगों को सर्विस देना। हाँ, वो प्रॉफिट के लिए काम जरूर कर सकते हैं, पर वो उनका मेन मोटिव नहीं है। सर इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हैं? देखो, वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जिस आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में कोई फंक्शंस भी होते हैं। लेट सपोज कोई होली का फंक्शन आ गया, तो होली के फंक्शन के लिए वो हर घर से 100 रुपए या 500 रुपए कलेक्ट करते हैं। नाउ वो उनका एम वहां पे क्या होता है? उनका एम होता है भाई थोड़ा सा अगर पैसा यहाँ बच जाए तो हम अदर चीजों के लिए यूज कर सके, मतलब अदर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कोई गार्डन के वेलफेयर के लिए यूज हो जाए। तो मतलब उधर सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट हो सकता है, मतलब उनका हो सकता है कि जो हम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट है, बट ओवरऑल फॉर द होल सोसाइटी उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। उनका मेन मोटिव है आप लोगों को सर्विस देना। तो इसको मैं बोलता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आज हम सीखेंगे हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सी, आपने नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो प्रॉफिट वाले होते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, उसकी अकाउंटिंग तो आपकी आती है। भाई आपने 11th क्लास में भी पढ़ा, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, 12th के अंदर आपने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा हम कैसे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं। नाउ उसके अंदर हम कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते थे? सर उसके अंदर हम 3 अकाउंट्स बनाते थे। कौन कौन सा? एक तो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर तीसरा हम बनाते थे सर बैलेंस शीट बनाते थे। नाउ हियर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हम यही अकाउंट बनाने वाले हैं, बस उनका जो नाम है वो चेंज होगा। भाई अकाउंट्स के जो रूल्स है वो तो सेम रहेंगे, क्या वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हो। अकाउंट्स के रूल्स थोड़ी चेंज होंगे। भाई डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम, डेबिट व्हाट गेट्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो तो रूल्स सेम ही रहेंगे। अकाउंट्स के रूल्स चेंज होंगे, बट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंस क्या है लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं डिफरेंस, लिखते हैं क्या लिखते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में फर्क क्या क्या है? पहला फर्क, फर्स्ट, they operate to earn
प्रॉफिट भाई, बट ऑब्वियस जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन सब का मेन एम क्या है? इन सब का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। भाई आज अगर सपोज करो मैंने कोई शॉप ओपन की तो मेरा मेन एम क्या है? भाई मेरा मेन एम है कि भाई उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए। ओके, पर फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, दे ऑपरेट टू सर्व द पीपल और मेंबर, मतलब उनका मेन एम होता है कि वो पीपल को या फिर जो उनके मेंबर्स हैं, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको वो सर्व कर सके। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट, दे मेंटेन कैपिटल अकाउंट। आपने देखा होगा कि जो हमने पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? भाई ए पार्टनर अकाउंट, बी पार्टनर अकाउंट, तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। आपने सोल प्रॉपर्टरशिप पढ़ा था, सोल प्रॉपर्टरशिप में हम क्या ऑपरेट करते हैं? फॉर ए कैपिटल अकाउंट ऑपरेट करते हैं, मतलब जो भी ओनर होता है उसका हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? फॉर कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। बट इधर देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ओनर नहीं होता। ओनर मतलब भाई ये यहाँ पे कोई मालिक नहीं है इसका, ये सब मेंबर है। अगर आपने पूरी सोसाइटी का एक ऑफिस बनाया, एक सेक्रेटरीट ऑफिस बनाया, तो उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक नहीं है, आप सब लोग उसके मालिक हो, तो उसको मैं बोलता हूं मेंबर बोलता हूं। सो दे मेंटेन कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब यहां पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहां पे कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड क्या होता है जब मैं आपको उसकी अकाउंटिंग बताऊंगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा, बट अभी आप समझ लो कि यहां पे कैपिटल अकाउंट बनता है, यहां पे कैपिटल फंड बनता है। तीसरा, दे मेंटेन फॉलोइंग अकाउंट्स। कौन कौन से? आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट, और जो आपका बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। ये लोग बनाते हैं, हाँ ये बनाते हैं। इधर देखो अकाउंट तो सेम ही रहेंगे भाई, हर के अंदर कैश बुक तो बनेगी, हर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, पर इधर सिर्फ मैं नाम चेंज कर रहा हूं। ओके, सो दे मेंटेन फॉलोइंग अकाउंट। पहला जो होता है वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर इसका मतलब क्या है? दैट इज कैश अकाउंट, लाइक कैश अकाउंट। भाई कैश अकाउंट क्या होता है? सर कैश अकाउंट के लेफ्ट साइड में होता है रिसीट, जो भी हमें पैसा मिलता है। डेबिट हम क्या करते हैं? कैश को, जैसे हमारा कैश आता है हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। सेम वे यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिसीट, हम लेफ्ट साइड को रिसीट बोलते हैं। कैश बुक में राइट साइड कौन सा आइटम होता है? जहाँ पे हम कोई भी पेमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? टोटल हम बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। पर इधर हम क्या करते हैं? साल के एंड के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर वो दिखाता है कि पूरे साल में अगर आप कोई सोसाइटी का कर रहे हो तो पूरे साल में सोसाइटी ने कितने रुपए कमाए, भाई कहां से रुपए आए। भाई हर महीने उन्होंने मेंबर से 2-2 हज़ार रुपए लिए, कोई फंक्शन हुआ तो उससे 500 रुपए लिए, तो ऑल द रिसीट। पेमेंट साइड में दिखाएंगे कितने उन्होंने खर्चे किए, भाई वॉचमैन की फीस पे की, लाइट की फीस पे की, फंक्शन की फीस पे की, वो सारे खर्चे वहां आएंगे। तो इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, बट इट नेम इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। माइंडेड कैश अकाउंट तो ये भी बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बुक बनाएगा ही बनाएगा, बट पूरे साल के एंड के अंदर, साल पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक की तरह ही है, ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? ओके, नाउ यहां पे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर यहां पे अगर आप जानते हो, यहां पे अगर मैं लिखूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
जब एम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना सकता हूं? बट मुझे कोई तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना जिसके अंदर मैं इनकम या जिसमें मैं एक्सपेंस दिखा सकूं। भाई यहां तो मैं रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा हूं, जितना पैसा आया या जितना पैसा गया। अभी मुझे वो दिखाना है कि मैं पूरे साल भर में सोसाइटी ने कितने कमाए, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितने कमाए, कितना इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल सकता, इसका मैं नाम चेंज करता हूं इसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एग्जैक्टली सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। ओके, थर्ड क्या बनता है? बट ऑब्वियस यहां पे बैलेंस शीट भी बनेगी। जैसे यहां बैलेंस शीट बनती है, यहां पे बैलेंस शीट बनेगी। बट फर्क क्या है? फर्क ये है, यहां पे कैपिटल अकाउंट आता है, यहां पे कैपिटल फंड आता है। क्लियर है? ओके सर। पॉइंट नंबर 4, net result of profit and loss account is shown as profit or loss। भाई इसके अंदर जो नेट रिजल्ट होता है, भाई जब मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं तो उसका जो नेट रिजल्ट होगा उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं या तो प्रॉफिट आया। भाई आपने देखा होगा, आपने सोल प्रॉपर्टीशिप बनाई थी तो आपको जो नेट प्रॉफिट आता था तो उसको क्या बोलते थे सर? टू नेट प्रॉफिट बोलते थे। और अगर लॉस आता था बोलते थे बाय नेट लॉस बोलते थे। नाउ हियर जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाता नहीं हूं, मैं इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता हूं। अगर यहां पे प्रॉफिट आया तो मैं क्या बोलूंगा? नेट रिजल्ट इज कॉल्ड सरप्लस और डेफिशिट। बस नाम चेंज हो रहे हैं बस। सरप्लस का मतलब है कि जहां पे मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। भाई यहां पे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर मेरा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, सेम। तो यहां पे अगर मेरी इनकम साइड एक्सपेंस से ज्यादा है, इसका मतलब है मुझे फायदा हो रहा है, पर मैं फायदे को प्रॉफिट नहीं बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बोलूंगा सरप्लस, मतलब मुझे सरप्लस मैंने कमाया है। सिमिलरली अगर मुझे लॉस हो गया, भाई लॉस भी होता है सोसाइटी को। भाई खर्चे ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। भाई वॉचमैन की सैलरी बढ़ गई, जो स्वीपर आते हैं उनकी सैलरी बढ़ गई, उससे खर्चे बढ़ गए ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? डेफिसिट बोलूंगा, लॉस नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो मैं इसको लॉस नहीं बोल पाता। और लॉस कब आएगा? सिंपल सी बात है, जब मेरा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा। क्लियर है? और लास्ट जो फर्क है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, इट इज ट्रांसफर टू ओनर, दैट इज कैपिटल। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और जो भी प्रॉफिट आता है, वो अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट को। दैट इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं टू ओनर। जो भी प्रॉफिट आया वो मैंने अपने ओनर को दे दिया। भाई रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस को जो भी प्रॉफिट आया उसने किसको दे दिया? उसने मुकेश अंबानी को ट्रांसफर कर लिया, जो भी उसका मालिक को ट्रांसफर कर लिया। इन्फोसिस है तो उसने अपने मालिक को ट्रांसफर कर लिया। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी फायदा होता है, वो क्या करती है? अपने ओनर को ट्रांसफर कर लेती है। क्यों? बिकॉज वो ओनर काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहा है। पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा नेट सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है, वो हम कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। मतलब अगर आपकी सोसाइटी में जबरदस्त फायदा भी हो गया या जबरदस्त नुकसान भी हो गया, फायदा हो गया सपोज करो, तो वो आपको ना ट्रांसफर नहीं करेगी आपके पूरे साल भर के बाद। आपको बोलेगी चलो सपोज करो उसने, उस सोसाइटी ने 5 लाख रुपए कमा दिए भाई पूरे साल में, प्रॉफिट एम नहीं है फिर भी कमा लिए 5 लाख रुपए ना। वो 5 लाख रुपए ऐसे नहीं कि वो आपको दे देगी, आपको हर घर में जाके आपको दे देगी, नहीं, वो अपने पास रखेगी और वो अगले साल उसको यूज करेगी। तो कैसे यूज करेगी? हो सकता है वो अब जो आपकी सोसाइटी में गार्डन हो उसको वो अच्छा बना दे, आपकी सोसाइटी में कोई स्लाइड्स या कोई बच्चों के लिए कोई झूला लगा दे, मतलब वो अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए खर्च करेगी। क्लियर है? तो यहां पे जो नेट सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर। हां, ये ट्रांसफर हम कैपिटल फंड में जरूर करेंगे,
पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब हम पैसा उनको वापस नहीं देंगे। पैसा कब वापस देंगे? जब सोसाइटी टूट रही हो, या सोसाइटी को बंद करना हो, खत्म करना हो, सारे वो सोसाइटी का जो नामो निशानी खत्म करना हो, तो हम क्या करेंगे? वो हम पैसा बांटेंगे। पर नॉर्मल सिस्टम में हर साल जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस केस में सरप्लस हुआ, डेफिसिट हुआ, तो हम उनको सोसाइटीज को, मेंबर्स को नहीं बांटेंगे, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इट विल नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर, बट हियर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर। तो आपको मतलब समझ में आया? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों में फर्क समझ में आया। नाउ वी विल डील विद, हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब हमें ये तो हमें आ गया, ठीक है भाई, प्रॉफिट अर्न नहीं करते और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, बिकॉज ये सर्विस के लिए करते हैं। अब हमें समझना है ये जो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल फंड क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन इसके अंदर कैसा होगा। थोड़ा सा फर्क होता है तो सेम ही, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल फंड आ जाता है और 2-3 आइटम अलग ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे हम जो प्रॉफिट होगा वो सरप्लस और डेफिसिट होगा, ये कहां से होगा? नेट रिजल्ट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नाउ वी विल लर्न कि ये अलग अलग अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। क्लियर है? Write it down. So guys, I have already explained to you the difference between a not for profit organization and a profit organization. Now अब हम सीखेंगे कि हम not for profit organization की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, not for profit organization नॉर्मली क्या अकाउंट कौन कौन से बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। पहले हम डिस्कस करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या अकाउंट होता है? मैंने आपको बताया था, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक, मतलब ये कैश बुक की तरह ही है, कुछ फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क हो गया। इधर मैं क्या बोलता हूं? रिसीट एंड पेमेंट बोलता हूं। तो इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। जैसे कैश बुक में होता है लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में सारे जो भी मुझे पैसे मिलते हैं वो रिकॉर्ड करता हूं, और राइट साइड में, क्रेडिट साइड में जो भी मैं किसी को पैसे देता हूं तो वो रिकॉर्ड करता हूं, वही होता है। और बट ऑब्वियस इट इज अ रियल अकाउंट, वो रियल अकाउंट ही होता है। आपको पता है पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट है। नाउ थर्ड, इट डेबिट ऑल द रेवेन्यू, ये तो आपको पता ही है, वेदर कैपिटल रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो भी मेरे पास जो पैसे मुझे मिलेंगे कैश बुक में, मैं सारे के सारे पैसे इसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा। मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये कैपिटल रिसीट है या वो रेवेन्यू रिसीट है, नहीं, मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा। मैं कैपिटल रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा और ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा। मतलब अगर सपोज करो मैं सोसाइटी में हूं और मैंने मेंबर से सपोज करो मैं हर महीने 2-2 हज़ार रुपये लेता हूं, तो 2-2 हज़ार रुपये मैं उसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड के अंदर। क्यों? लेफ्ट साइड में क्यों रिकॉर्ड करूंगा? अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कैश बुक ही तो है, बस कैश बुक का नाम चेंज कर लिया, रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, अगर सपोज करो मेरे गार्डन में एक कोई झूला लगा हुआ था, कोई स्लाइड थी और मैंने उसको बेच दिया, स्लाइड को बेच दिया, तो स्लाइड को सपोज करो मेरे पास मैंने 1000 रुपए की स्लाइड ली थी और मैंने उसको 800 में बेच दिया, तो 800 रुपए कहां पे आते हैं? कैश बुक में आते हैं। कैश बुक थोड़ी वो रिकॉग्नाइज करता है कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, एनपीओ के अंदर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैश बुक में तो जो पैसा आया वो रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कितने की बेची? मैंने 800 में बेची, 800 बेची। मैंने कोई फ्लैट बेच दिया, कोई सोसाइटी का कोई फ्लैट भी होता है, अगर वो बेच दिया तो जितने पैसे है वो यहां पे आएंगे। यहां पे प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हां सर क्लियर है। नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड। नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं करते। नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं करते मतलब
कौन कौन सा आइटम? डेप्रिसिएशन। आपको याद है, आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने जब अपना सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था या आपने पार्टनरशिप पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है सर? वो नॉन कैश आइटम है, मतलब जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मैंने अगर कोई मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, तो वो हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, 10,000 रुपये लेट सपोज हर साल डिक्रीज होती है ना। वो जो 10,000 रुपये हर साल जो डिक्रीज होगी वो कैश एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक के अंदर, बिकॉज कैश बुक में हम वो आइटम रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर मुझे पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आएगा वो लेफ्ट साइड में, जो पैसा जा रहा है वो राइट साइड के अंदर। क्लियर है? ओके। इट विल क्रेडिट ऑल द पेमेंट वेदर इट इज अ कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट। वो फर्क नहीं पड़ता कि भाई कैपिटल पेमेंट है, रिवेन्यू पेमेंट है, सारे के सारे पेमेंट में क्या करूंगा, इसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा। कोई डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, बस मेरे पास पैसा गया मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा। मेरा कुछ खर्चा हुआ, सपोज करो मैंने 2 खर्चे किए, एक मैंने मशीनरी खरीदी और एक मैंने लोगों को सैलरी पे की, वॉचमैन को मैंने सैलरी पे की। तो जो सैलरी पे की वो भी मेरा कैश में जाएगा अगर मैंने पे किया, और जो मैंने मशीनरी खरीदी वो भी कैश में जाएगा। इसमें मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, नहीं मैंने जो मशीन खरीदी मैंने वो खरीदा, नहीं, जो वो बैलेंस शीट में जाएगा वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा। सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको 11th क्लास का सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। जो पैसा आएगा वो डेबिट, जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट। उसके बाद हम हिसाब लगाएंगे भाई हमारा फायदा या नुकसान क्या होगा, वो हम निकालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकालेंगे। नाउ वी विल लर्न द difference between the receipt and payment account and a cash book. Clear है? Okay. Receipt and payment, it is cash book. दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, it is prepared at end of ईयर। ये पूरे साल खत्म होने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन कैश बुक। मतलब एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक तो बनाएगी, उसके बेसिस पे साल के एंड में वो क्या बनाएगी, रिसीट एंड पेमेंट बनाएगी। ओके, कैश बुक इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ये रोज बनता है, मतलब हर दिन का कैश बुक बनेगा। आज मेरे पास इतने सुबह के पैसे हैं, मैंने आज दिन भर में इतना खर्चा किया, दिन भर में मुझे खर्चा किया, दिन भर मैंने पेमेंट किया और दिन भर में मुझे इतना पैसा आया। वो सब मैं हर दिन का मैं क्या करूँगा, हिसाब करूँगा। ओके। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, बट पता ही आपको ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड by profit organization एंड एनपीओ। भाई कैश बुक तो एनपीओ भी बनाती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, सारी की सारी जितने भी बिजनेस है उनको कैश बुक तो बनानी पड़ेगी। बट इधर एनपीओ के अंदर मैं कैश बुक के बेसिस पे मैं क्या बनाऊंगा, रिसीट एंड पेमेंट पूरे साल के एंड में बनाऊंगा। देखो, जो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल जब खत्म हो जाता है तो नॉर्मली आप अपने शेयर होल्डर्स को पता क्या देते हो, आप अपने शेयर होल्डर्स को बताते हो कि मैंने इतना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। पर इधर एनपीओ के अंदर मुझे बताना पड़ेगा मेरा कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो रिसीट एंड पेमेंट क्या करूंगा, मैं साल के एंड में बनाऊंगा। क्लियर है? ओके, लेट्स नाउ लर्न द डिफरेंस नंबर 3। इट डोंट हैव लेजर फोलियो। ओके, इट हैज लेजर फोलियो। भाई लेजर फोलियो मतलब इसके अंदर कैश बुक के अंदर मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे कौन से लेजर में मेरी एंट्री जा रही है। बट रिसीट एंड पेमेंट के अंदर मेरा लेजर फोलियो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट तो कैश बुक के बाद बन रहा है, कैश बुक तो बनेगा ही बनेगा, उसके बेसिस पे मैं रिसीट एंड पेमेंट बना रहा हूं। तो रिसीट एंड पेमेंट इज जस्ट अ समरी ऑफ द कैश बुक। तो आप इसको बोल भी सकते हो, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की समरी है। ओके, इट इज समरी
of daily receipt and payment. Okay, first here debit side is called receipt and credit side is called payment. Here it has two sides, डेबिट एंड क्रेडिट. हम इसके अंदर नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्रेडिट बुक में जो हमारी कैश बुक होती है हम उसको क्या बोलते हैं सर? सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं. लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट. पर इधर हम लेफ्ट साइड को जो डेबिट का आइटम है उसको हम बोलेंगे रिसीट, और जो राइट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेमेंट बोलेंगे. क्लियर है? ओके, तो सारे पॉइंट्स हो गए. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. यस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ. ओके, एंड इट डोंट हैव अ लेजर फोलियो. ओके, एंड इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक. यस, ओके, ये सारा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ख्याल से सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए. कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट में फ़र्क क्या होता है. नाउ मैं आपको बताऊंगा कि रिसीट एंड पेमेंट दिखता कैसा है, मतलब हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट है वो कैसे हम आपको मतलब वो दिखता कैसे है. कैश बुक तो आपको पता है कि दिखता कैसा है. सिमिलरली रिसीट एंड पेमेंट कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूं. पहले ये लिखो आप. Hi everyone, this is CA Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाए. And yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Let's now prepare receipt and payment account for the ईयर एंडेड लेट सपोज 31 मार्च 2019 को. जैसे मैं कैश बुक बनाता हूँ ना, बस उतना है. फ़र्क इतना है कि इधर जो डेबिट साइड है उसको मैं बोलूँगा रिसीट बोलूँगा, डेबिट साइड, और इसको मैं बोलूँगा पेमेंट बोलूँगा और रुपीस बोलूँगा. देर इज़ नो एब्सोल्युटली नो नीड फॉर द डेट कॉलम बिकॉज ये साल के एंड में बनता है. ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब स्टार्टिंग के साल के शुरू में मेरा बैलेंस क्या था. लेट सपोज मेरे पास बैलेंस था 1 लाख रुपए बैलेंस था. ओके, उसके बाद मेरे पास इनकम क्या आई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट. देखो यहाँ पे जब हम कोई सोसाइटीज़ में डील करते हैं तो नॉर्मली जो हमारी इनकम होती है हम उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ट्रिकी एंड सबसे ईजी भी क्या पॉइंट है? सब्सक्रिप्शन पॉइंट है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको अभी डिटेल्ड में कॉम्प्रिहेंसिव में बताऊंगा कि हम सब्सक्रिप्शन निकालते कैसे हैं. पर अभी आप ये समझो रिसीट साइड में क्या क्या आएगा? डेबिट साइड, रिसीट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड. जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा. तो अगर सपोज करो मेरी सोसाइटी है और सोसाइटी से सपोज करो मेरे 100 मेंबर है और मैं हर से 2-2 हज़ार रुपये लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा? सपोज करो सबने पे कर लिया तो 2000 लोग हैं, सबने 100 रुपये पे किया तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ गया. अच्छा, फिर और कौन कौन सी मेरे पास आ सकती है? सर एंट्रेंस फीस आ सकती है. एंट्रेंस फीस मतलब भाई आप को सोसाइटी के अंदर एंटर होते हो तो आपको उस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए 1000 रुपये 500 रुपये वन टाइम पे करना पड़ता है ना, कि भाई मुझे सोसाइटी का मेंबर बनना है. और जो भी सर्विस है या जो सोसाइटी का जो क्लब है, भाई क्लब भी तो होते हैं सोसाइटी के, उस क्लब का मुझे मेंबर बनना है और उसके लिए मुझे एंट्रेंस फीस चाहिए. तो आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपको वो एडमिशन फीस नहीं मांगते. सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा
एंट्रेंस फीस हो जाएगा। सपोज करो एंट्रेंस फीस है आपकी 50,000 रुपये, फिर हो जाएगा आपका लॉकर, और कुछ भी आप मान सकते हो, लॉकर रेंट। भाई सोसाइटी अपने यहाँ पे, या सोसाइटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे लॉकर रखती है, तो लॉकर का वो आपसे नॉमिनल चार्ज करती है भाई 100 रुपये 200 रुपये। उनका एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, बस खर्चे निकल जाए। भाई लॉकर खरीदते हैं, लॉकर को मेंटेन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए जो खर्चे निकल जाए वो यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर है। टू मिसलिनियस रिसीट, और जो रिसीट होता है, और टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जो हम कबाड़ी वाले को जो पेपर बेचते हैं, जो रद्दी हम बेचते हैं, उससे जो पैसा आएगा, ये तो कैश बुक है। तो सपोज करो ये 1000 रुपये यहाँ पे आया, लॉकर में आया, 2000 रुपये मिसलेनियस आया, 3000 रुपये ये आया, और फिर खर्चे क्या होंगे? अरे बट ऑब्वियस, मैं कोई सैलरी पे करूँगा मैं वॉचमैन को, मैं कोई प्रिंटिंग, जो नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, सैलरी, प्रिंटिंग एक्सपेंस, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाय प्राइज एक्सपेंस। सब प्राइज एक्सपेंस मतलब सपोज करो 50,000 रुपये ये है, सपोज करो 1,00,000 रुपये ये है, ये अगेन 50,000 रुपये है, ये आपका 20,000 रुपये है। मतलब सब प्राइस एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? प्राइस का मतलब हो गया कि आज आप सोसाइटी में रहते हो या नॉर्मल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो नॉर्मली वो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है तो प्राइजेस खरीदती है, तो प्राइजेस खरीदने के भी तो पैसे लगते हैं। जो वो ट्रॉफी खरीदती है उसके भी तो पैसे होंगे। तो जो भी खर्चे होंगे, जो भी मैं पैसा दे रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। सपोज करो सोसाइटी ने क्या दिया, कोई व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल भी कहाँ पे आएगा? सर लेट सपोज उन्होंने व्हीकल खरीदा 1,80,000 का, तो वो कहाँ पे आएगा? वो यहाँ पे आएगा। मतलब जो जो सोसाइटी खर्चे करेगी, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। सपोज करो उन्होंने कोई मशीन सेल की, मशीन सोल्ड, सपोज करो उन्होंने 2 लाख की कोई मशीनरी बेची, तो वो कहाँ जाएगा? सर वो यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? तो जो भी मेरे इनकम हो रही है, जो भी मेरे को पैसा आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और जो भी मेरा पैसा जा रहा है वो यहाँ आएगा। इट इज जस्ट अ समरी ऑफ अ कैश बुक। कुछ भी फर्क नहीं है कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट में, बस फर्क इतना है, ये हम साल के एंड में बनाते हैं और पूरी कैश बुक देखते हैं पूरे साल हमने कितनी सैलरी पे की वॉचमैन को, पूरे साल हमने प्रिंटिंग के अंदर कितना खर्च किया, पूरे साल हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना पे किया, इस साल का खर्चा हो या अगले साल खर्चा हो, ये जरूरी नहीं कि खर्चा इस साल का हो सकता है मैंने 10 साल पुराना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है अभी भरा हूं, तो यहां पे तो पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे यहां से पैसा जा रहा है, तो ये वाला साइड पैसा जा रहा है, ये वाला साइड क्या हो गया? मेरा पैसा आ रहा है। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे एंड में आएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, मतलब जो बैलेंस बच जाएगा कैश का वो यहां पे आ जाएगा। तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 3 लाख, 350, और ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, 3 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 2 लाख रुपये माइनस 1,50,000 माइनस 50 माइनस 20,000 माइनस 1,80,000 रुपये। सपोज करो यहाँ पे ये 10 लाख है, ओके, प्लस 9 लाख रुपये, तो कितना जाएगा? बैलेंस कितना जाएगा? 656,000। बात समझ में आई? कोई डाउट है? तो मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस है मेरा 10 लाख रुपए, फिर मेरे पास इनकम, फिर मेरे पास सब्सक्रिप्शन के पैसे आए, मैंने एंट्रेंस फी लोगों से ली, मेरे पास लॉकर आया, इतना पैसा आया, मिसलेनियस, ये पैसा हो सकता है इस साल का हो या लास्ट ईयर का, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो पैसे की बात हो रही है, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। ओके, मिसलेनियस, इसमें कैश भी आएगा, इसमें बैंक भी आएगा, मतलब मैंने अगर कोई खर्चा बैंक से भी किया तो भी यहाँ पे आएगा, कैश से खर्चा किया तो भी यहाँ पे आएगा। सारे जो भी पैसे जहाँ से जा रहे हैं ना मेरे यहाँ से, या तो बैंक से जा रहे हैं, कैश से जा रहे हैं, वो खर्चे यहाँ पे आएंगे, और जो भी मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। मैंने न्यूज़पेपर बेचा, रद्दी बेची, इतने पैसे आए, मैंने मशीनरी बेची 2 लाख की, हो सकता है मैंने मशीनरी 5 लाख में ली हो और मैंने उसको बेची 2 लाख में, पर यहाँ पे तो मैं वही रिकॉर्ड करूंगा जितने मेरे पास पैसे आए। तो इट इज जस्ट लाइक, आप यही सोचो कि आपने एक बुक बना रखी है, इट इज लाइक ए कैश बुक, डेबिट साइड में जो पैसा आया, क्रेडिट साइड में जो पैसा गया।
आया, और जो एंड में का होगा वो मेरा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी होगा क्वेश्चन के अंदर, ये मेरा बैलेंस अभी भी सोसाइटी के पास पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखता कैसा है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से और अदर एडजस्टमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। पूरे जो चैप्टर का जो क्रक्स है वो यही है। आपके जो कोर्स के अंदर क्या है, आप में कोर्स में लिखा हुआ है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन द रिसीट एंड पेमेंट, मतलब आपको रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सो लेट्स नाउ लर्न व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो पहले ये। So guys, let's now learn what is income and expenditure account. Receipt and payment तो मैं आपको बता दिया, it is just like a cash book. Now ये income and expenditure account क्या होता है? It is just like a profit and loss account. बस इसी का मैंने नाम चेंज कर लिया और क्या लिख दिया? income and expenditure account. Okay, तो लिखो यहाँ पे income and expenditure account. पहली बात तो it is just like profit and loss. कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क इतना ही है, उधर हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और इधर हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, और आपको सभी को पता है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब इसके अंदर सारे खर्चे और सारे जो भी मैं कमाता हूँ, जो भी मेरी इनकम होती है वो मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। एंड यू नो द नेट रिजल्ट इज कॉल्ड, या तो हम उसको बोलेंगे सरप्लस, इफ नेट रिजल्ट इज कॉल्ड सरप्लस। कब बोलेंगे सरप्लस? जब मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा। और हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट, जब मेरा इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर होगा तो हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे। इट रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू पेमेंट ओनली, बताता हूँ उसका मतलब। एंड इट रिकॉर्ड ओनली, सॉरी, इट रिकॉर्ड करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैं आपको, आप यही समझो कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग समझा रहा हूँ, जो आप अब तक करते हुए भी आ रहे हो। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने अपने ये पार्टनरशिप में बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उन सब में हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम ही होता है, बस फर्क क्या है, उसमें हम जहाँ पे सरप्लस आता है उसमें हम बोलते थे प्रॉफिट, और इधर जहाँ सरप्लस आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? सरप्लस। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा सरप्लस। और वहाँ पे जब मेरा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता था तब हम बोलते थे नेट लॉस बोलते थे। यहाँ पे लॉस नहीं बोल के हम बोलेंगे डेफिसिट। सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रहा हूँ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस तो वर्ड आ ही नहीं सकता। ओके, रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यू रिसीट एंड द रेवेन्यू पेमेंट ओनली। ये तो आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू रिसीट इंक्लूड होगा। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने कोई मेरी सोसाइटी है और मैं लोगों से 2000 रुपये मंथली कलेक्ट करता हूं, तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? जो मेरे इस साल की जो इनकम होगी ना, वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगी। और सपोज करो मैंने सोसाइटी में एक मशीनरी मैंने खरीदी, 5 लाख की मशीनरी खरीदी थी, और या मैंने कोई व्हीकल खरीदा 5 लाख का और उसको मैंने 4 लाख में बेच दिया। मैंने एक व्हीकल खरीदा था 5 साल पहले 5 लाख का,
अब मैंने वो व्हीकल 4 में बेच दिया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5 और 4 लाख नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा नेट फायदा या नेट नुकसान। तो इधर मैंने 5 लाख का व्हीकल 4 में बेचा तो मुझे नेट लॉस हो गया। तो मुझे जो लॉस होगा ना 1 लाख रुपए, वो कहां पे दिखाऊंगा? मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा। मैं यहां पे 5 लाख और 4 लाख नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा मुझे नुकसान कितना हुआ, वो यहां पे दिखाऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड करता है। मतलब अगर सपोज करो कि मैं अगर मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में 100 मेंबर हैं और सपोज करो 100 मेंबर हैं, 100 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट से लेट सपोज मैं 2000 रुपये लेता हूं, तो मेरा जो इनकम होना चाहिए वो होना चाहिए 2 लाख रुपए। नाउ कुछ फ्लैट्स ने पे किए, कुछ फ्लैट्स ने पे नहीं किए। सपोज करो कुछ फ्लैट्स ने बिल्कुल पे नहीं किया, तो अगर उन्होंने पे नहीं किया तो भी मैं अपनी इनकम 2 लाख दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं हमेशा एक्यूरल बेसिस पे। मतलब कि जैसे जैसे मेरी ट्रांजैक्शन हो गई, सेटलमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर वो पूरे साल भर मैं अगर वो फ्लैट अगर ऑक्यूपाइड है तो मैं उससे 2-2 हज़ार रुपये लूंगा ही लूंगा। क्या वो मुझे पे करे नहीं करे? अगर पे करेगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, नहीं पे करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसके नाम पे आउटस्टैंडिंग डाल दूंगा, भाई तेरे को पे करना बाकी है। सपोज करो अगर फ्लैट नंबर 215 है, उसने पे नहीं किया, तो मैं लिख दूंगा आई हैव टू रिसीव 2000 रुपीज फ्रॉम फ्लैट नंबर 215। बट मेरी इनकम तो कितनी होगी? 2 लाख ही होगी। क्या लोग पे करे या नहीं करें? जो पे करेगा बैंक में जाएगा, नहीं करेगा तो उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा, बट मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? वो ये जाएगा। क्लियर है? नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या फर्क है? ऐसे तो सिर्फ नाम का ही फर्क है। क्या फर्क है? मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड expenditure account। okay, first of all, net result is called profit or loss। net result is called, आपको मैं बता भी चुका हूं, सरप्लस कहूंगा या डेफिसिट कहूंगा। It is prepared by profit organization, बट ऑब्वियस जैसे रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे सोसाइटीज हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जो क्लब्स हो गए, वो सब क्या है? मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ओके, थर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। आपने 11th क्लास में सोल प्रॉपर्टीशिप किया था, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते थे? आपको तो ट्रायल बैलेंस चाहिए और क्या चाहिए? एडजस्टमेंट जो लिखी हुई होती थी, भाई कोई ये आउटस्टैंडिंग है या आउटस्टैंडिंग नहीं है, उसके बेसिस पे आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिक्स ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिसीट एंड पेमेंट। पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे घूमता है, रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट तो सब में होगी, एंड एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, यहाँ हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट के बेसिस, मतलब कैश बुक की जो समरी होती है उसके बेसिस पे, और फर्दर एडजस्टमेंट से मेरा क्या बन जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमें अभी सीखना यही है कि हाउ वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट। दो मुझे आपको डिफरेंस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? ओके, इट हैज ओपनिंग बैलेंस एंड
क्लोजिंग बैलेंस, ये सब आपका थ्योरेटिकल है, आपको सब पता तो है ही। रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। ओके, इट डोंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्यों सर? क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो फायदा होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो हम क्या, जो नेट सरप्लस होता है हम उसको काट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मन में आप सोचो कैश बुक और प्रॉफिट एंड लॉस का मैं डिफरेंस बता रहा हूं। ओके, इट इज अ समरी, देखो समरी लिखना, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है। इट रिकॉर्ड ऑल रिसीट, क्या वो रेवेन्यू हो, क्या वो कैपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल पेमेंट, क्या वो रेवेन्यू हो, क्या वो कैपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको पता है इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट। मतलब सिर्फ जो रेवेन्यू रिसीट होगी और वो पेमेंट होगी वही रिकॉर्ड होगा, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैं इस साल का जो मेरी इनकम होगी वही यहां पे रिकॉग्नाइज करूंगा, पर यहां पे तो सारा रिकॉग्नाइज होगा। तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? अगला पॉइंट लेता हूं, इट रिकॉर्ड ऑल रिसीट और पेमेंट वेदर फॉर करंट, पास्ट और फ्यूचर ईयर्स। और ये जो है इट रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये मेरे मेन डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस होते हैं। मतलब ये वही रिकॉर्ड करेगा, रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक का जो पैसा आ गया वो यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, बट यहाँ पे क्या वो पैसा इस साल का हो, लास्ट ईयर का हो या एडवांस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। आप सपोज करो मेरे से 12th पढ़ रहे हो, आपने मुझे 12th में मुझे सीपीटी की फीस भी दे दी, सीए की फीस भी दे दी, मैं सब कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा, रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड कर लूंगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूं इस साल, तो सिर्फ मैं 12th की इनकम और 12th के एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करूंगा। जो आपने मुझे सीपीटी की या जो सीए की जो फीस एडवांस में दी ना, वो मैं यहां रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो सब मेरे बैलेंस शीट में आइटम में जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट में फर्क क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फर्क क्या होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है। नाउ वी विल रन एक बार कि हम रिसीट एंड पेमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम कैसे बनाएंगे। पहला तो हम ये लर्न करेंगे, दूसरा हम ये लर्न करेंगे कि हमारी बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है किसकी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे दिखती है। पहले ये लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विद ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विद ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूं। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन एसडी कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और एसडी कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी progress track कर सकते हैं, plus you will get this amazing flash card जहाँ पे मैंने 100% syllabus coverage किया हुआ इन key points in over 30 flash card जो आप अपने रूम पे stick कर सकते हैं so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test।
सी, अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।